Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss lecture number 8 of second year biology of chapter respiration. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है that is respiratory disorders. अच्छा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से पहले हमने ये जानना होगा कि व्हाट एक्चुअली द डिसऑर्डर इज. डिसऑर्डर क्या होता है? डिसऑर्डर इज एक्चुअली द इररेगुलेशन, डिस्टर्बेंस और इंटरप्शन इन द नॉर्मल फंक्शन ऑफ अ बॉडी. अगर बॉडी का कोई नॉर्मल फंक्शन है उसमें अगर कोई इररेगुलेशन आ जाती है, उनमें ये डिस्टर्बेंस आ जाती है और इनके लिए कोई इंटरप्शन आ जाते हैं. इंटरप्शन वर्ड का मकसद होता है उनके लिए कोई रुकावट आ जाती है, तो उसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? डिसऑर्डर. अच्छा, अभी देखिए हमारे साथ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मकसद क्या होगा. देखिए, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मकसद ये है कि यही सेम इरेगुलरिटी हो, चाहे वो डिस्टर्बेंस हो या उनके लिए कोई इंटरप्शन हो, ये अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाता है तो द कंडीशन विल बी रिपोर्टेड एज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. अच्छा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्यों आ जाते हैं? मीन्स ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उनमें इरेगुलेशन क्यों आ जाती है, उनमें डिस्टर्बेंस क्यों आ जाता है? तो देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के लिए हमारे साथ क्या होता है? हमारे साथ इनका रिलेशन आ जाता है विद एयर. आउटसाइड एयर जो होता है, ह्यूमन बॉडी से जो आउटसाइड एयर होते हैं उनके साथ ये रिलेशन में आ जाता है. उनसे क्यों रिलेशन में आ जाते हैं? क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है वो एक्सपेल करना होता है. तो सिंपल बात यही आ जाती है कि अगर जब कभी हमारे साथ ह्यूमन बीइंग किसी अनहेल्थी एटमॉस्फेयर को फेस कर लेते हैं, अनहेल्थी एटमॉस्फेयर का मकसद क्या होगा कि हमारे साथ अगर एटमॉस्फेयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनको हम इनहेल कर रहे होते हैं, या इनके अलावा अगर हमारे साथ जो एयर प्रेजेंट है दैट इज टू मच हॉट और दैट इज टू मच कोल्ड, ठीक है, तो इन्हीं कंडीशन को अनहेल्थी एटमॉस्फेयर कहा जाता है. तो सिंपल अगर ह्यूमन बीइंग की फेसिंग आ जाती है विद अनहेल्थी एटमॉस्फेयर तो इट विल रिजल्ट इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. सिंपल पॉइंट यही आ जाता है कि अगर अनहेल्थी एटमॉस्फेयर है तो उनमें क्या होगा? द ह्यूमन विल फेस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. लेकिन देखिए, अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखें तो इट इज कंपोज्ड ऑफ टू मेजर पार्ट्स. वन इज द अपर रेस्पिरेटरी पार्ट और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, और दूसरा है लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक. ठीक है, तो देखिए हमारे साथ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन से पार्ट्स आ जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, और इनके अलावा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में. तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक उनमें क्या होगा? उनमें नोज होता है, उनमें नेजल कैविटीज आ जाती है. नेजल कैविटीज के बाद हमारे साथ फेरिंग्स आ जाता है. फेरिंग्स के अलावा लेरिंग्स का वो हिस्सा जो अबाउ द वोकल कॉर्ड है, दीज पार्ट्स विल बी कॉल्ड एज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक. ठीक है, इनमें क्या होगा? इनमें फर्स्ट पार्ट नोज आ जाता है. ठीक है, नोज के बाद यहाँ पर नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी के बाद पेरिंग्स, फिर लेरिंग्स का वो हिस्सा जो वोकल कॉर्ड से ऊपर वाला आ जाता है. ठीक है, तो ये होगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक. इनके बाद सेकंड क्या आ जाते हैं? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक. तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में लेरिंग्स होगा बिलो द वोकल कॉर्ड. इनके अलावा ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रैंकियोल्स, दीज पार्ट्स आर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक. अब देखिए, अगर हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को देखें तो अगर वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ जाता है तो उनको कहा जाता है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. URI का मकसद क्या है? अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. और दूसरा पार्ट आ जाता है अगर वो डिसऑर्डर हमारे साथ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हो तो उनको क्या कहा जाता है? लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. तो सिंपली रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो भी डिसऑर्डर आ जाता है तो उनको क्या कहा जाता है? अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. और अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में उनमें कोई इन्फेक्शन आ जाता है तो दैट विल बी कॉल्ड एज लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. अब देखिए, कलेक्टिवली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जितने भी होते हैं, ठीक है, चाहे वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का हो, ठीक है, चाहे वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का हो, इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्लासिफाई कर लेते हैं इनटू 3 मेजर कैटेगरीज. रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो भी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं वो या तो इन्फेक्टियस होंगे, ठीक है, इन्फेक्टियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, या होंगे ट्यूमर जिनको आप लोग लंग्स कैंसर कह सकते हैं, या होगा ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स. ठीक है,
अच्छा अभी देखिए इन्फेक्टियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मकसद क्या है कि इनमें लाजमी कोई ना कोई इन्फेक्शन होगा फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आइदर फ्रॉम बैक्टीरिया, फ्रॉम वायरस, फ्रॉम पंजाई, ठीक है। इन्हीं ऑर्गेनिज्म से क्या होगा, कोई इन्फेक्शन आ जाएगी इन रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो इनकी मैंने एग्जांपल लिखे हैं ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, और इनके अलावा निमोनाइटिस और सिंपली निमोनिया, ठीक है। ये इनकी एग्जांपल आ जाती है क्योंकि इनमें इन्फेक्शन होती है। अच्छा दूसरा जो कैटेगरी आ जाता है दैट इज ट्यूमर और लंग्स कैंसर। अच्छा देखिए कैंसर क्या होता है, दैट इज द अनकंट्रोलेबल डिवीजन ऑफ एबनॉर्मल सेल इन द बॉडी। कैंसर किस चीज को कहा जाता है, अनकंट्रोलेबल डिवीजन ऑफ एबनॉर्मल सेल इन बॉडी, उसी को कैंसर कहा जाता है। वो ट्यूमर को इनिशिएट कर रहा होता है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में कोई सेल वो एबनॉर्मल हो जाता है और वही एबनॉर्मल सेल फिर अनकंट्रोलेबल डिवीजन स्टार्ट कर लेता है, तो द कंडीशन विल बी रिपोर्टेड एज कैंसर, ठीक है। तो इसी कंडीशन में क्या होगा, द कैंसर विल बी कॉज्ड बिकॉज ऑफ कार्सिनोजेंस, ठीक है। और कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, कार्सिनोजेंस आर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, कार्सिनोजेन कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि कार्सिनोजेन मेनली किस चीज में प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक मींस सिगरेट स्मोकिंग। इनके अलावा ये प्रेजेंट होता है इंडस्ट्रियल कार्सिनोजन भी आ सकते हैं। तो सिंपल हमारे साथ देखिए ये भी है कि जो सिगरेट स्मोकिंग होते हैं उसमें 69 नॉन कार्सिनोजेंस होते हैं। तो दीज कार्सिनोजेंस विल कॉज कैंसर इन रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी ट्रैक। इनके बाद हमारे साथ ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं। अच्छा ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर का मकसद क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन किस चीज़ को कहा जाता है, ये सिंपली उसी इंटरप्शन के साथ रिलेशन में आ जाती है। इनके लिए रुकावट आ जाती है, किस तरह की रुकावट आ जाती है, इसी तरह की डिजीजेज में हमारे साथ स्वेलिंग प्रोड्यूस हो जाती है रेस्पिरेटरी ट्रैक की, और वो लीड कर रहा होता है किसी पर्टिकुलर डिसऑर्डर को। जिस तरह हमारे साथ एलर्जी है, ठीक है, इनके अलावा ब्रोंकाइटिस है, आस्थमा है, ठीक है। ब्रोंकाइटिस इनमें ब्रोंकाई ब्रेंक्यूल्स इनकी स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। तो बेसिकली ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स वही होते हैं जिनके लिए क्या होता है, जो एयर हम इनहेल कर रहे होते हैं उनके लिए कोई क्या आ जाती है, रुकावट आ जाती है, मींस उनमें ऑब्स्ट्रक्शन काज हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स आर दोस इन विच ऑब्स्ट्रक्शंस आर कॉजेस, ठीक है। दूसरा हमारे साथ जो क्या है, लंग्स कैंसर, दे आर मेनली कॉज्ड बिकॉज ऑफ कार्सिनोजेंस। और जो हमारे साथ इन्फेक्टियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, सो दे आर बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। तो ये सिंपल शॉर्ट सी क्या है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के मुताबिक, शॉर्ट सा एक्सप्लेनेशन है इनके मुताबिक। अब देखिए हम मेन टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है, या अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। आप लोग की बुक के मुताबिक हमारे साथ अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कौन कौन से है, एक दिया हुआ है साइनोसाइटिस और दूसरा दिया हुआ है ओटाइटिस मीडिया। अच्छा देखिए साइनोसाइटिस क्या होता है, साइनोसाइटिस कंडीशन वर्ड को अगर हम देखें तो ये 2 वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है। एक इसमें आ जाता है साइनस और दूसरा आ जाता है आइटस, ठीक है। देखिए हमारे साथ एक वर्ड ये आ जाता है साइनस, ठीक है, और दूसरा क्या है, आइटस। तो इन दोनों ये किस चीज को रेफर कर रहे होते हैं, अगर साइनस को हम देखें तो ये रेफर कर रहा होता है इनटू द साइनसेस। अच्छा ये साइनसेस क्या होते हैं, यहाँ पर मैंने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में पैरानेजल साइनसेस की बात की है, ठीक है, कि हमारे साथ नोज होता है, इसमें नेजल कैविटी, पैरानेजल साइनसेस, फिर इनके अलावा पेरिंग्स और फिर लैरिंग्स, ठीक है। तो सिंपल पॉइंट इसमें हमारे साथ क्या होता है, साइनस ये रेफर कर रहा होता है साइनसेस को। दूसरा पॉइंट है आइटस, आइटस वर्ड का मकसद क्या है, दैट इज इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो सिंपल अगर साइनोसाइटिस कंडीशन को हम देखें तो इट विल बी द इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनसेस, ठीक है। ये साइनसेस का क्या होगा, ये उन्हीं का इन्फ्लेमेशन होगा। व्हाट डज द वर्ड इन्फ्लेमेशन मींस, इन्फ्लेमेशन वर्ड का मकसद क्या है, तो इन्फ्लेमेशन वर्ड रेफर टू रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेलिंग, इन द फॉर्म ऑफ रेडनेस और इन द फॉर्म ऑफ पेन। ये बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है मुख्तलिफ तरीकों से, कि इसमें क्या आ जाता है, बॉडी की पार्ट्स की रेडनेस आ जाती है, ठीक है। इनके अलावा बॉडी की पार्ट्स की स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। स्वेलिंग के अलावा पर्टिकुलर पार्ट में पेन भी प्रोड्यूस हो सकता है, एटसेट्रा, ठीक है। तो सिंपल इन्फ्लेमेशन रेफर टू द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। तो मींस अगर कोई हमारे साथ इसी डिसऑर्डर में क्या होगा, साइनोसाइटिस में अगर साइनसिस के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है और साइनसेस इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, उनकी अगर स्वेलिंग आ जाती है, उनकी अगर रेडनेस आ जाता है, उनमें अगर पेन प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो द कंडीशन विल बी रिपोर्टेड एज साइनोसाइटिस। उसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, साइनोसाइटिस। मींस साइनसिस को रेफर कर रहा होता है, आइटस इन्फ्लेमेशन। अच्छा देखिए साइनसिस को मजीद एक्सप्लेन कर लेते हैं कि व्हाट आर साइनसिस। तो साइनसिस और बेसिकली
होल्स बिटवीन द फेशियल बोन्स। जो स्कल होता है, ठीक है, इसी स्कल में से हमारे साथ क्या होते हैं, साइनसेस आर होल्स। ये स्कल में होल्स है बिटवीन द फेशियल बोन्स, जो फेशियल बोन्स होते हैं उनके दरमियान में, ठीक है। अच्छा देखिए साइनसेस कितने नंबर में होते हैं, दे आर 4 इन नंबर। 4 नंबर इनके कौन कौन से आ जाते हैं, फ्रंटल साइनस, एथमाइड साइनस, इनके अलावा मैक्सिलरी साइनस, और मैक्सिलरी साइनस के अलावा हमारे साथ और क्या आ जाता है, स्पेनाइड साइनस, ठीक है। तो दीज आर 4 इन नंबर। लेकिन अगर हम साइनस को देखें तो दीज आर द कैविटीज, दीज आर होल्स, ठीक है। ये कैविटी है तो इनका जो इनर लाइनिंग होगा दैट विल बी लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। अच्छा ये म्यूकस को प्रोड्यूस कर रहा होता है, और जो भी ये म्यूकस को प्रोड्यूस कर रहा होता है उनमें एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है। मींस साइनस की इनर लाइनिंग में जो म्यूकस लेयर होता है वो म्यूकस को सिक्रेट कर रहा है, और उसी म्यूकस में एंटीबॉडीज होती है। अच्छा ये एंटीबॉडीज अगर इसमें प्रेजेंट है म्यूकस में, तो व्हाट विल बी इट्स मेन फंक्शन, तो इट प्रोटेक्ट द रेस्पिरेटरी पैसेज। जो रेस्पिरेटरी पैसेज होता है इनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अच्छा साइनस के अलावा इसी म्यूकस मेम्ब्रेन के अलावा साइनस का ये एक और मेजर फंक्शन दूसरा भी है कि इट मेक्स द स्कल लाइटन। ये स्कल का जो वेट होता है इनको रिड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। किस तरह रिड्यूस कर रहा है, अब अगर हमारे साथ अंदर वाले साइनस 4 मेन साइनस ये अगर एयर से फिल्ड हो तो इट विल लाइटन द वेट ऑफ द स्कल, ठीक है। तो सिंपल इनकी यही आ जाता है। अभी देखिए हमारे साथ ये फ्रंटल साइनस, इसी डायग्राम में से ये 4 मैं बता रहा हूँ कि साइनसेस आर 4 इन नंबर। तो ये सपोज आईज है, आईज के ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो आ जाता है, ठीक है, इन यहाँ पर फ्रंटल साइनस प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा हमारे साथ यहाँ पर क्या है, एथमाइड साइनस, ये ग्रीन वाला देखे, एथमाइड साइनस कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर ये आईज के साथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। फर्स्ट वन फ्रंटल साइनस विच आर अबाउ द आईज, ठीक है। फिर इनके बाद एथमाइड साइनस होता है, एथमाइड साइनसेस आर प्रेजेंट बिसाइड्स द वर्ड बिसाइड्स द आईज, ठीक है। इनके अलावा ये नोज प्रेजेंट है, नोज के साथ यहाँ पर ये मैक्सिलरी बोन है, ठीक है। और इस मैक्सिलरी बोन के पीछे हमारे साथ मैक्सिलरी साइनस प्रेजेंट है, ठीक है। इनके अलावा ये स्पेनाइड साइनस है, तो ये एक्चुअली यहाँ पर नहीं होता है, ये मैंने डायग्राम फ्रंट से ड्रा किया है, ठीक है। स्पेनाइड साइनस कहाँ पर होता है, सपोज दैट इज द आई, स्पेनाइड साइनस यहाँ पर पीछे यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट टू एथमाइड साइनस, इसके अंदर स्कल के अंदर, ठीक है। अगर मैं इनका डायग्राम ड्रा करूं, ठीक है, तो इनका डायग्राम किस तरह बन जाएगा, सपोज फ्रॉम साइड वाइज दैट इज नोज, ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ प्रेजेंट है एथमाइड साइनस, या फिर स्कल प्रेजेंट है, तो स्पेनाइड साइनस यहाँ पर पीछे यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर सपोज मैं ये बताऊँ फ्रॉम साइड वाइज, यहाँ पर ये एथमाइड साइनस है, एथमाइड साइनस के पीछे यहाँ पर अंदर की तरफ स्कल के अंदर यहाँ पर होगा स्पेनाइड साइनस, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर मेरे साथ क्या है, साइनसेस आर 4 इन नंबर। अब अगर इन 4 साइनसेस में से इनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है तो द कंडीशन, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है साइनोसाइटस डिसऑर्डर, जो रिलेट है विद द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। तो सिंपली अब हम इनको थोड़ा सा इलैबोरेट कर लेते हैं कि अगर इन्फ्लेमेशन आ जाती है साइनसेस में, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है व्हाट हैपेंस इन साइनोसाइटस, ठीक है। आप लोगों ने साइनसेस जान लिए, इन्फ्लेमेशन वर्ड का मकसद भी आप लोग समझ गए। अभी देखिए व्हाट हैपेंस इन साइनोसाइटस, ये क्वेश्चन है कि साइनोसाइटस में क्या हो रहा होता है, ठीक है। तो साइनोसाइटस में इन्फ्लेमेशन आ जाती है साइनसिस की, अगर ये इन्फ्लेमेशन आ जाती है तो इट विल ब्लॉक द साइनसिस, साइनसिस को ब्लॉक कर लेता है, ठीक है। साइनसिस की ब्लॉक करने का मकसद क्या है, एक नॉर्मल फिनोमेना आप लोग सुन लें। देखिए हमारे साथ मैं ये बता रहा हूँ कि इसी साइनसिस के अंदर, ये डिसऑर्डर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल फिनोमेना की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर फ्रंटल ये जितनी भी साइनसिस प्रेजेंट है, इट इज लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। नॉर्मल कंडीशन में अगर ये म्यूकस को रिलीज कर लेता है, ठीक है, तो उनका काम तो यही होता है कि इट प्रोटेक्ट द रेस्पिरेटरी पैसेज। लेकिन अगर ये म्यूकस यूज होता है तो व्हाट हैपेंस विद द म्यूकस, म्यूकस के साथ क्या होता है, इट विल मूव टू द फेरिंग्स। एक पॉइंट ये जहन में रखे कि ये क्या होगा, ये फेरिंग्स को मूव कर रहा होता है, फ्रॉम फेरिंग्स इट एंटर इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड इट एलिमिनेट्स फ्रॉम द बॉडी, डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। दूसरा पॉइंट यही है कि इट आल्सो एंटर इनटू द नेजल चेंबर, ये नेजल चेंबर में इन नॉर्मल कंडीशन। अब बात को गौर से सुने कि अगर साइनोसाइटस में इन्फ्लेमेशन आ जाती है साइनस की, तो ये ब्लॉक कर लेता है साइनसिस को, तो वहां पर जो म्यूकस रिलीज होगा नट इट विल एंटर नॉर्मल कंडीशन, ये ब्लॉक कर लेता है, ठीक है, सारे म्यूकस को ब्लॉक कर लेता है, वो फिर वहां पर बेल्ट हो जाते हैं, मींस उसी म्यूकस के उनमें जो फ्लूइड आ जाता है वो साइनसिस में बेल्ट हो जाता है। बेल्ट का मकसद ये होता है कि वहां पर कलेक्ट हो जाता है, एक्युमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, ठीक है।
इन इसी पॉइंट के साथ कि अगर वहाँ पर ये म्यूकस ये बेल्ट हो जाता है या उनकी वहाँ पर एक्यूमुलेशन आ जाती है, तो ये बना रहा होता है प्यूरेबल एनवायरनमेंट फॉर वायरसेस एंड बैक्टीरिया। फिर अगर वायरसेस और बैक्टीरिया उसी एनवायरनमेंट में एंटर हो जाते हैं, उन्हीं फ्लूइड में एंटर हो जाते हैं, तो वो इनके लिए क्या होता है, फ्यूरेबल हो जाते हैं एंड दे इन मल्टीप्लाई इन द फ्लूइड। ठीक है, अब अगर वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन द फ्लूइड, तो इट विल कॉजेज इन्फेक्शन। ये क्या काज कर लेता है, इन्फेक्शन। और इसी इन्फेक्शन की रीजन पर क्या होगी, साइनोसाइटिस। ठीक है, तो सिंपल फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ साइनस की इन्फ्लेमेशन आ जाती है, वो साइनस को ब्लॉक करके वहाँ पर एक्यूमुलेशन करवा लेते हैं फ्लूइड का। ठीक है, और फिर उसी फ्लूइड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी मल्टीप्लिकेशन आ जाती है और वो काज कर लेते हैं इन्फेक्शन को। अब देखिए, जो इन्फेक्शन काज हो जाता है साइनोसाइटिस का, दे आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज एक्यूट वाला, अदर इज क्रॉनिक। ठीक है, एक्यूट क्या होता है, एक्यूट साइनोसाइटिस, इसी का मकसद क्या है कि इनके जो सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, वही सिम्टम्स लास्ट कर लेते हैं, वो बॉडी में रह जाते हैं फॉर 2 to 8 वीक्स। ठीक है, और फिर ये खत्म हो जाते हैं, बॉडी रिकवर हो जाती है। इनके बाद क्रॉनिक कंडीशन है, तो इन क्रॉनिक कंडीशन द सिम्टम विल लास्ट मच लॉन्गर, मींस अप टू ईयर्स हो सकते हैं। ठीक है, इनके बाद व्हाट आर द कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ साइनोसाइटिस। ठीक है, साइनोसाइटिस डिसऑर्डर्स के हमारे साथ कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स क्या है। कॉजेज क्या होते हैं, कॉजेज आर द फैक्टर्स व्हिच मेनली कॉजेज द डिसऑर्डर्स, जो डिसऑर्डर्स को मेनली कॉज कर रहा होता है। एंड रिस्क फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स व्हिच हेल्प्स इन द कॉजिंग ऑफ द डिसऑर्डर्स। ठीक है, वो इनके लिए वो उनकी तरफ लीड कर रहा होता है। ठीक है, तो देखिए कॉजेस क्या है, इनमें यूजुअली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन। यहाँ पर हमने पहले पढ़ लिया कि हमारे साथ क्या है, यहाँ पर ये कॉज होगा साइनोसाइटिस डिसऑर्डर मेनली फ्रॉम बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन की सूरत में। वहाँ पर ये बैक्टीरिया क्या कर लेते हैं या वायरस क्या कर लेता है, ये इन्फेक्शन को कॉज कर रहा है। दूसरा पॉइंट है एलर्जिक रिएक्शन। अच्छा, एलर्जिक रिएक्शन ये किस तरह काज होता है, ये रेपर कर रहा होता है एलर्जी कंडीशन को। सो व्हाट इज एलर्जी, एलर्जी क्या होता है, सिंपली एलर्जी क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ अ पर्सन टू एलर्गन्स। ठीक है, एलर्जी की डिफिनीशन क्या आ जाती है, एलर्जी की, ठीक है, आप लोग इनको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज हाइपर सेंसिटिविटी of a person to allergens। ठीक है, अच्छा ये एलर्गन्स क्या होते हैं, एलर्गन्स आर बेसिकली एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स। ठीक है, ये एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। एलर्जी क्या है, दैट इज हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ अ पर्सन टू एलर्गन्स। एलर्गन्स क्या है, दीज आर एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स। अच्छा, व्हाट हैपेंस इन एलर्जी, यहाँ पर मैं एलर्जिक रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, तो व्हाट हैपेंस इन एलर्जिक रिएक्शन, इनका मकसद क्या है कि एलर्जी की वजह से हमारे साथ एलर्जिक रिएक्शन क्यों आ जाते हैं। सिंपली मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग गौर से सुने। सपोज मेरे साथ एक एलर्गन है, ठीक है, ये मैंने ले लिया डस्ट पार्टिकल, ये मेरे साथ है एक एलर्गन। एलर्गन अगर बॉडी में एंटर हो जाता है तो इट एक्ट्स लाइक एंटीजन, ये एंटीजन की तरह काम कर रहा होता है। ठीक है, इट एक्ट्स लाइक एंटीजन। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा कि जब भी एंटीजन, फॉरेन एंटीजन ये अगर बॉडी में एंटर हो जाता है तो बॉडी इनकी मुताबिक क्या बना रहा होता है, एंटीबॉडीज। अब अगर ये डस्ट पार्टिकल है, ये क्या है, एलर्गन है, ये एज एन एंटीजन काम कर रहा होता है और ये बॉडी में एंटर हो जाता है, तो द बॉडी विल सिंथेसाइज एंटीबॉडी अगेंस्ट दैट एलर्गन। ठीक है, इसी एलर्गन के अगेंस्ट में वो क्या बना रहे होते हैं, एंटीबॉडी। सपोज दैट इज एंटीबॉडी। ठीक है, अच्छा ये एंटीबॉडी अगर तैयार हो जाती है तो व्हाट हैपेंस विद दिस एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी फिर अटैच हो जाता है विद मास्ट सेल। किस चीज के साथ, जो इम्यून सेल है, मास्ट सेल, उसी के साथ ये अटैच हो जाता है। ठीक है, मास्ट सेल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एलर्गन विच एक्ट लाइक एंटीजन एंटर इनटू द बॉडी सिंथेसाइज एंटीबॉडी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एंटीजन। ठीक है, फिर वही एंटीबॉडी ये अटैच हो जाते हैं विद व्हाट, विद मास्ट सेल। ठीक है, ये मास्ट सेल के साथ अटैच हो जाते हैं। अब अगर ये मास्ट सेल के साथ अटैच हो जाते हैं तो इनके बाद क्या होगा, ये हमारे साथ फर्स्ट एक्सपोजर की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम जब कोई एलर्गन ये एंटर हो जाता है इनटू द बॉडी।
इन द सेकंड एक्सपोजर अगर वही सेम एलर्गन दोबारा नेक्स्ट टाइम में हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है तो फिर क्या होगा, दूसरी कंडीशन में मींस दैट इज फर्स्ट टाइम एक्सपोजर, ठीक है, इनको सेंसिटाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए हमारे साथ फर्स्ट एक्सपोजर में इस तरह होता है, दोबारा अगर वही सेम एलर्गन हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है नेक्स्ट टाइम पर, तो फिर वही एंटीजन आकर इसी एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो जाता है और ये रफ्चर करवा लेता है मास्ड सेल को, ठीक है, इनको रफ्चर करवा लेता है इन नेक्स्ट एक्सपोजर। एक दफा तो एंटर हो जाता है, ठीक है, बॉडी एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर लेती है, वही एंटीबॉडीज मास्ड सेल के साथ अटैच हो जाती है और फिर नेक्स्ट एक्सपोजर में अगर दूसरी टाइम वही सेम एंटीजन या सेम एलर्गन हमारी बॉडी में एंटर हो जाती हैं तो इट विल then goes and bind with the antibodies which are already attached with the mast cell, ठीक है, और फिर इनको रफ्चर करवा लेता है। अब अगर इनकी रफ्चरिंग आ जाती है मास्ट सेल की तो इट विल रिलीजेस हिस्टामिन, ये क्या रिलीज कर लेता है, हिस्टामिन को, ठीक है, और वही हिस्टामिन फिर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, ये एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ वाटरी आइज, ये एक एलर्जिक रिएक्शन है ना, वाटरी आइज, इनके अलावा स्नीजिंग, एलर्जी में ये सारी चीजें होती है ना, ठीक है, वाटरी आइज होती है इसमें, इनमें स्नीजिंग होता है, ठीक है, इनके अलावा इसमें रनिंग नोज भी आ जाता है, रनिंग नोज, ठीक है, तो ये एलर्जिक रिएक्शन है और ये रिस्पॉन्सिबल है, ये क्यों आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ हिस्टामिन, और हिस्टामिन से क्यों मीन्स ये रिलीज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ नेक्स्ट एक्सपोजर या सेकंड एक्सपोजर ऑफ एंटीजन विच आर ऑलरेडी फर्स्ट टाइम एंटर इनटू द बॉडी एंड मेड एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट, ठीक है, और बॉडी, ये हमारी बॉडी के मुताबिक क्या बनाया हुआ होता है, एंटीबॉडीज। अभी देखिए तो साइनोसाइटिस की एक कंडीशन में इन्फेक्शन आ जाती है लेकिन नेक्स्ट कंडीशन में एलर्जिक रिएक्शन होगा, ठीक है, और वो एलर्जिक रिएक्शन किस चीज की वजह से हो सकता है, वो हो सकता है पोलन की वजह से, इनके अलावा डस्ट की वजह से, ठीक है। अच्छा देखिए थर्ड कंडीशन क्या आ जाते हैं, इन्वायरमेंटल एजेंट्स। इन्वायरमेंटल एजेंट क्या होते हैं, अगर हमारे होम्स में एक्सेसिव ड्राइनेस है, ठीक है, एक्सेसिव ड्राइनेस होम्स में क्यों प्रोड्यूस हो जाता है, बिकॉज ऑफ हीटिंग प्रोसेस, ठीक है, होम्स में हम हीटिंग प्रोसेस परफॉर्म कर लेते हैं और वो ड्राइनेस को काज कर लेता है, ठीक है। फिर होता है हमारे साथ एसी सिस्टम, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ठीक है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है एसी वाला सिस्टम, ये क्या कर लेता है, देखिए हम एसी कब चला रहे होते हैं, ज्यादा गर्मियों में चला रहे होते हैं एसी को, ठीक है। अब गर्मियों में क्या होता है, अब अगर आप नॉर्मली क्या हो रहे होते हैं, वार्म एयर में बाहर घूम रहे होते हैं, एकदम आप घर चले जाते हो, एसी का जो एयर होता है दैट इज टू कोल्ड, वो कोल्ड होता है, तो सडन चेंज इन टेम्परेचर कैन आल्सो इन्फ्लेम द साइनस, ठीक है। जो हमारे साथ अगर एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, आप बाहर घूम रहे हैं, एकदम घर चले जाते हैं, एसी को बैठ जाते हो, ठीक है, तो वो क्या कर लेता है, उनकी एयर कोल्ड होती है, आप वार्म एयर से एंटर हो जाते हैं, तो ये सडन चेंज होगा इन एयर, ठीक है, और एयर में जब सडन चेंज आ जाता है तो इट विल इन्फ्लेम द साइनस, तो ये भी इनका एक कॉज हो सकता है, ठीक है। अब इनके बाद हमारे साथ इनके सेप्टम कौन कौन से आ जाते हैं, ठीक है, तो इनके सेप्टम में ये होगा फीवर, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, जाहिर सी बात है ये तो होगा, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन भी होगा क्योंकि ऑलरेडी साइनस जो है दे आर ब्लॉक्ड, ये ब्लॉक्ड है। फिर होगा फर्स्ट लाइक नेजल डिस्चार्ज, ठीक है, फर्स्ट लाइक नेजल डिस्चार्ज क्या होता है, मींस अगर हमारे साथ नेजल डिस्चार्ज आ जाती है वो किस तरह दिखाई दे रहा हो, फर्स्ट की तरह दिखाई दे रहा हो, ठीक है। फर्स्ट में क्या होते हैं, इसमें मेनली प्रेजेंट होते हैं ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, जो WBC है। अच्छा ल्यूकोसाइट्स के अलावा इनमें और कौन से एजेंट्स होते हैं, सेल और टिश्यू डेब्रेज होते हैं इसमें, ठीक है, सेल और टिश्यू डेब्रेज होते हैं और इसमें लिविंग और डीड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट की कंपोजिशन आप लोग किस तरह याद करोगे, फर्स्ट में क्या होता है, इसमें होता है हमारे साथ सेल और टिश्यू डेब्रेज, ठीक है, इनके अलावा वाइट ब्लड सेल्स जिनको आप लोग ल्यूकोसाइट कह लेते हैं, और लिविंग और डीड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसमें ये होते हैं, ठीक है। लेकिन ये मैं फर्स्ट की बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर जो ये म्यूकस रिलीज होता है इट इज फर्स्ट लाइक नेजल डिस्चार्ज, ठीक है। अच्छा देखिए इनकी बात क्या होगा, लॉस, थर्ड नंबर जो इनका क्या आ जाता है, इनका सिम्टम आ जाता है दैट इज लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है,
ये सेंस ऑफ स्मेल जो होता है इनमें वो लॉस हो जाते हैं, ठीक है। क्यों लॉस हो जाते हैं सेंस ऑफ स्मेल? बिकॉज इट इम्पेंड्स द ओल्फैक्टरी नर्व, जो ओल्फैक्टरी नर्व होता है, ठीक है, उनको इम्पेंड्स कर रहा होता है। इम्पेंड्स वर्ड का मकसद क्या है? इट प्रिवेंट्स, ठीक है, जो ओल्फैक्टरी नर्व होता है, ठीक है, उनका फंक्शन को प्रिवेंट कर रहा होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ साइनसिस, साइनोसाइटिस, ठीक है। इनके अलावा फेशियल पेन और हेडेक भी होगा, ठीक है। इनके अलावा हमारे साथ जो फ्लूइड होता है, ठीक है, वो एंटर हो जाता है फ्रॉम नेजल कैविटी इनटू द फेरिंक्स, ठीक है, या फ्रॉम साइनसिस इनटू द फेरिंक्स, लेकिन ज्यादा तादाद में होगा। तो दीज आर द सिम्पटम्स ऑफ साइनोसाइटिस। अच्छा देखिए अब फर्दर हाउ कैन वी ट्रीट द साइनोसाइटिस कंडीशन। देखिए फर्स्ट कंडीशन, देखिए जितना भी ट्रीटमेंट होता है डिजीज का, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉज, कि इनकी कॉज क्या है। अब अगर यहाँ पर मैं कॉज को देखूं, देयर आर बैक्टीरिया एंड वायरस, तो हम एंटीबायोटिक्स और सल्फर ड्रग्स को यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। ये सल्फर ड्रग्स क्या होते हैं? सल्फर ड्रग्स वही होते हैं जिनमें सल्फोनामाइड, सिंपल आप लोग सिंपल इस तरह कहें कि सल्फर ड्रग्स आर आल्सो नोन एज सल्फोनामाइड्स, ठीक है, इनको सल्फोनामाइड्स भी कहा जाता है, और ये यूज हो रहा होता है अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ यूज हो रहा होता है, ठीक है। फिर इनके बाद हमारे साथ एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन, एंटी हिस्टामिन हम बेसिकली दे रहे होते हैं इसमें, ठीक है, एंटी हिस्टामिन, ताकि वो एलर्जिक रिएक्शन को रिड्यूस कर सके। तो इसमें क्या होगा? एंटी एलर्जिक मेडिसिन, और एंटी एलर्जिक मेडिसिन के बाद हमारे साथ डीकंजेस्टेंट ड्रग्स होते हैं। डीकंजेस्टेंट ड्रग्स कौन से होते हैं? जो कंजेशन को प्रिवेंट कर रहा होता है, ठीक है, कंजेशन ब्लॉकेज को कहा जाता है, ठीक है, जो ब्लॉकेज को प्रिवेंट कर रहा होता है, ताकि ब्लॉकेज रिड्यूस हो सके। और साइनसिस में तो ऑलरेडी ब्लॉकेज ही आ जाता है, किस चीज़ की? साइनसिस की, ठीक है। इनकी बात अभी हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे, ओटाइटिस मीडिया। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अभी देखिए अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में हमारे साथ सेकंड नंबर है ओटाइटिस मीडिया। देखिए ओटाइटिस मीडिया क्या है? दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स, ठीक है, ये 3 वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है, और बेसिकली दे आर डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, ठीक है। इसमें फर्स्ट होना आ जाता है ओट, ठीक है, दूसरा आ जाता है आइटस, तीसरा आ जाता है मीडिया, ठीक है। तो ओटाइटिस मीडिया वर्ड का मकसद क्या आ जाता है? देखिए ओट का मकसद ईयर होता है, आइटस वर्ड का मतलब है इन्फ्लेमेशन, और मीडिया का मतलब होता है मिडल ईयर, ठीक है। तो सिंपली अगर आइटस आ जाता है, ओट आ जाता है, मीडिया आ जाता है, तो इनको अगर हम कलेक्टिवली पढ़ लें तो दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल ईयर, ठीक है। ये डिसऑर्डर किस तरह होता है? इनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है मिडल ईयर में। इसी डायग्राम में अभी देखिए हमारे साथ जो ईयर होता है, इनकी बेसिक 3 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज आउटर ईयर, ठीक है, जो कंपोज होता है पेना, आइडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम पर, ठीक है। फिर इनके बाद मिडल ईयर आता है, मिडल ईयर के बाद हमारे साथ क्या होता है? इनर ईयर है। तो ओटाइटिस मीडिया में हमारे साथ ईयर की इन्फ्लेमेशन आ जाती है, लेकिन ईयर की एक पार्ट की जिनको मिडल ईयर कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इसी डिसऑर्डर में हमारे साथ दूसरा जो मेजर फॉल्ट इन्वॉल्व है दैट इज एस्टेशियन ट्यूब, ठीक है। एक हमारे साथ मिडल ईयर है, दूसरा हमारे साथ एस्टेशियन ट्यूब है। अच्छा देखिए हमारे साथ हम पहले पढ़ेंगे एस्टेशियन ट्यूब की फंक्शन को, क्योंकि दैट इज इन्वॉल्व इन ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। और फिर हम डिजीज की तरफ आ जाते हैं कि व्हाट एक्चुअली इन डिजीज हैपेंस, ठीक है। तो देखिए एस्टेशियन ट्यूब की 4 मेजर फंक्शंस होते हैं इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में एस्टेशियन ट्यूब की 4 मेजर फंक्शंस है। उनमें फर्स्ट फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन ईयर एंड नेजोफेरिंक्स। ये यहाँ पर कनेक्टेड होता है किस चीज के साथ? ये कनेक्ट होता है नेजोफेरिंक्स के साथ, ठीक है। यहाँ पर ये पार्ट पेरिंग्स का पार्ट आ जाता है। पेरिंग्स की 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। द पार्ट ऑफ द पेरिंग्स व्हिच इज प्रेजेंट बिहाइंड द ओरल कैविटी इज कॉल्ड ओरोपेरिंग्स, और दूसरा द पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ पेरिंग्स व्हिच इज प्रेजेंट बिहाइंड द नेजल कैविटी इज नोन एज नेजोफेरिंग्स, और लेरिंग्स के पीछे जो प्रेजेंट होते हैं उनको लेरिंगोपेरिंग्स कहा जाता है। तो याद रखिए ये मिडिल ईयर और एस्टेशियन ट्यूब मिडिल ईयर और नेजोफेरिंग्स के दरमियान कनेक्शन प्रोवाइड कर लेता है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन इनका यही आ जाता है कि इट प्रोवाइड कनेक्शन। अच्छा दूसरा फंक्शन एस्टेशियन ट्यूब का क्या आता है? इट इक्वलाइज द मिडिल ईयर विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? तो मिडिल ईयर को उनके साथ इक्वलाइज करना, ये भी एस्टेशियन ट्यूब का काम होता है। थर्ड इनका फंक्शन आ जाता है प्रोटेक्शन फ्रॉम नेजोपेरेंजियल कंटेंट्स। देखिए हमारे साथ अगर मैं इसी को देखूं एस्टेशियन ट्यूब को, इसी एक एरिया के अगर डायग्राम को मैं क्या कर लूं, इनको थोड़ा सा वाज़ेह कर लूं, तो देखिए हमारे साथ ये क्या होता है? अगर यहाँ पर नेजोफेरिंक्स प्रेजेंट है तो नेजोफेरिंक्स से
मुख्तलिफ कंटेंट्स वो इसी ट्यूब के जरिए मूव कर रहे होते हैं इनटू द मिडल ईयर। तो अगर हमारे साथ नेजोपेरेंजियल कंटेंट्स वो हार्मफुल हैं तो ये क्या कर रहा होता है, ये एस्ट्रेशियन ट्यूब इनको रोक रहा होता है, ठीक है। किस तरह, मींस मिडल ईयर की प्रोटेक्शन कर लेता है। लेकिन इनके साथ यहाँ पर क्या होते हैं, एस्ट्रेशियन ट्यूब के जो सेल्स होते हैं दे आर एक्चुअली सिलिएटेड, उनके ऊपर क्या होता है, सिलिया होता है, ठीक है। तो इन सिलिया की वजह से हमारे साथ अगर कोई कंटेंट इनमें आ जाती है तो ये सिलिया इनका बैक मूवमेंट करा लेता है, ठीक है, और मिडिल ईयर को इनसे प्रोटेक्ट करवा लेता है। सिंपल। अभी हमारे साथ थर्ड फंक्शन तो यही था कि इट एक्चुअली प्रोटेक्ट द मिडिल ईयर फ्रॉम नेजोपेरेंजियल कंटेंट्स थ्रू सिलिया। नंबर फोर्थ वन जो आ जाता है, इट ड्रेन्स ऑफ द सिक्रिएशन। अगर मिडिल ईयर में कोई सिक्रिएशन आ जाती है, ठीक है, तो वो इनको ड्रेन कर रहा होता है इनटू द फेरिंक्स फॉर एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो सिंपल यही हमारे साथ एस्ट्रेशियन ट्यूब की 4 मेजर फंक्शंस है। प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन ear and nasopharynx. It also equalize the middle ear with atmospheric pressure. It also protect the middle ear from nasopharyngeal contents अगर pharynx से कोई चीज middle ear में जा रहा हो, ठीक है। और ये फोर्थ वन इनका जो फंक्शन आ जाता है, it drains of the secretion, ठीक है। अभी देखिए हमारे साथ एस्ट्रेशियन ट्यूब तो आप लोग समझ गए इनके फंक्शन को। अभी मिडिल ईयर भी आप लोगों को जाहिर सी बात है वो आप लोगों को पता होगा कि व्हाट एक्चुअली द मिडिल ईयर इज। यहाँ पर हमारे साथ ओटाइटिस मीडिया में क्या हो रहा होता है, इनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है मिडिल ईयर की, ठीक है। मिडिल ईयर की इन्फ्लेमेशन आ जाती है और वही इन्फ्लेमेशन लीड कर रहा होता है किस चीज में, ये ट्यूब को, जो एस्ट्रेशियन ट्यूब होता है उनको क्लोज कर लेता है, ठीक है। सिंपल। हमारे साथ क्या है, मिडिल ईयर की इन्फ्लेमेशन। उसी इन्फ्लेमेशन की वजह से एस्ट्रेशियन ट्यूब बिकम्स ब्लॉक, ठीक है, वो ब्लॉक हो जाता है। अब अगर हमारे साथ मिडिल ईयर में कोई फ्लूइड वगैरह ये प्रोड्यूस हो जाता है तो इट विल ट्रैप इन ईयर, वो उसी मिडिल ईयर में क्या होता है, वो ट्रैप हो जाता है। सपोज यहाँ पर कोई फ्लूइड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, और एस्ट्रेशियन ट्यूब क्लोज है, बिकॉज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एस्ट्रेशियन ट्यूब इज टू ड्रेन द सिक्रिएशन ऑफ द मिडिल ईयर इनटू द फेरिंक्स, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर क्या होगा, वो सिक्रिएशन वो मिडिल ईयर में रह जाती है, ठीक है, वो बाहर नहीं आ जाती। क्यों नहीं आ जाती, बिकॉज द एस्ट्रेशियन ट्यूब इज ब्लॉक। फिर इनके बाद यहाँ पर कंडीशन देखें कि एस्ट्रेशियन ट्यूब के जरिए बैक्टीरिया ट्रेवल कर रहा होता है इनटू द मिडिल ईयर और वहाँ पर मल्टीप्लाई करके इन्फेक्शन कॉज कर लेता है। तो दैट इज एक्चुअली द ओटाइटिस मीडिया। यहाँ पर फिर बैक्टीरिया ये ट्रेवल कर रहा होता है किस चीज में, ये मिडिल ईयर में ट्रेवल कर रहा होता है जहाँ पर ऑलरेडी फ्लूइड एक्युमुलेटेड है, ठीक है। अगर फ्लूइड एक्युमुलेटेड है तो बैक्टीरिया इसमें मल्टीप्लिकेशन कर लेती है और इन्फेक्शन को कॉज कर लेता है, ठीक है। आप लोग की बुक के डायग्राम में एक वर्ड लिखा है कोलेस्टोटोमा, ठीक है। तो कोलेस्टोटोमा का वर्ड का मकसद क्या है, देखिए अगर हमारे साथ इसी मिडिल ईयर में डायग्राम आप लोग देखें जो बुक में दिया गया ओटाइटिस मीडिया के साथ, सबसे पहला वाला पॉइंट लिखा हुआ है कोलेस्टोटोमा। ये कोलेस्टोटोमा और ओटाइटिस मीडिया अलग चीज है, ठीक है। किस तरह अलग चीज होता है, देखिए अगर यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाती है मिडिल ईयर में, ठीक है, ये बैक्टीरिया इस तरह की एसिडिक सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस कर लेता है जो मिडिल ईयर की अपर पार्ट को, यहाँ पर जो बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, उनको क्या कर लेता है, उनको कोरोड कर लेता है। यहाँ पर जो बोन प्रेजेंट होता है उनको कहा जाता है टेगमेंट टेम्पेनाई, ठीक है। इसी बोन का काम क्या होता है, इट सेपरेट्स द ब्रेन फ्रॉम मिडिल ईयर, ठीक है, मिडिल ईयर और ब्रेन के दरमियान सेपरेशन प्रोवाइड कर लेता है। अब अगर इसी ओटाइटिस मीडिया की वजह से हमारे साथ मिडिल ईयर में इन्फेक्शन आ जाती है और उसी इन्फेक्शन के थ्रू अगर इसी मिडिल ईयर में एसिडिक सब्सटेंसेस और इस तरह की सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं जो इसी टेगमेंट टेम्पेनाई को कोरोड करके ये इन्फेक्शन चला जाता है इनटू द ब्रेन, तो द कंडीशन विल बी कॉल्ड एज कोलेस्टोटोमा, ठीक है। कोलेस्टोटोमा ये वाला कंडीशन है कि अगर मींस मिडिल ईयर की जो इन्फेक्शन है वो अगर स्प्रेड हो जाते हैं इनटू द ब्रेन तो द कंडीशन विल बी कॉल्ड एज कोलेस्टोटोमा, ठीक है। अभी देखिए हमारे साथ ओटाइटिस मीडिया की तरफ वापस आ जाए। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, दैट इज मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन। ये चिल्ड्रन में ज्यादा कॉमन होता है। क्यों ज्यादा कॉमन होता है, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट। देखिए हमारे साथ एस्ट्रेशियन ट्यूब जो चिल्ड्रन में होता है, ठीक है, इट इज ऑफ स्मॉल साइज। एस्ट्रेशियन ट्यूब का साइज स्मॉल होता है, ठीक है, और प्लस उनका पोजीशन हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल इन पोजीशन। तो दैट्स व्हाई इट इज
मोर कॉमन इन चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन में ये कॉमन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट, अगर स्ट्रेशियन ट्यूब प्रेजेंट है तो दे विल बी हॉरिजॉन्टल इन पोजीशन इन ऑफ स्मॉल साइज, सो बैक्टीरिया कैन ट्रेवल इन इट वेरी इजीली, ठीक है। अभी देखिए हमारे साथ ओटाइटिस मीडिया की काजेज और रिस्पेक्टर कौन से हो सकते हैं। एक इसमें आ जाता है एलर्जी, ठीक है। एलर्जी इनकी क्या है? दैट इज द कॉज ऑफ ओटाइटिस मीडिया। इनके अलावा इन्फेक्शन, वो तो जाहिर बात है, एलर्जी वैसे भी हमने पहले ही डिस्कस की है। इनके अलावा न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी के मुताबिक एक बात याद रखें कि अगर हमारे साथ न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी आ जाती है तो द बॉडी सफर्स फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, बॉडी के लिए क्या आ जाता है? माल न्यूट्रिशन आ जाता है। अब अगर न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है तो जाहिर बात है कि वो क्या होगा? द इम्यून सिस्टम ऑफ दैट पर्सन विल बी वीक, इम्यून सिस्टम वीक होगा। तो अकेले ओटाइटिस मीडिया नहीं, हर किस्म की इन्फेक्शन वो क्या होता है? वो फिर आसानी से लग जाता है। तो दैट इज आल्सो द कॉज ऑफ ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। इनके अलावा ब्लॉकेज ऑफ स्ट्रेशियन ट्यूब, अगर हमारे साथ स्ट्रेशियन ट्यूब वो ब्लॉक हो जाता है तो इट आल्सो लीड्स टू ओटाइटिस मीडिया। इनके अलावा सिम्पटम्स एंड रेस्पेक्टर इनके कौन से आ जाते हैं? पेवर होगा इनके साथ, ठीक है। सडन ईयर एच, एच वर्ड का मकसद क्या है? जिसके एंड में ए सी एच ई आ जाता है, इनका मकसद होता है दर्द, ठीक है। जो क्या होता है? ईयर एच होगा, कान का दर्द होगा। इनके अलावा हेडेक इनके साथ आ जाती है। डीपनेस और टिनाइटस, टिनाइटस वर्ड का मकसद क्या है? दैट इज द रिंगिंग साउंड, ठीक है। रिंगिंग और बजिंग साउंड इन ईयर, रिंगिंग साउंड को टिनाइटस कहा जाता है, ठीक है। इनके अलावा सेंस ऑफ फुलनेस होगा इन द ईयर। इनके अलावा इरिटेबिलिटी आ जाती है। इरिटेबिलिटी वर्ड का मकसद क्या होगा? रेस्टलेसनेस, ठीक है। इनके अलावा ये ज़्यादातर चिल्ड्रन में कॉमन होता है, तो उनका एपेटाइट और स्लीप पैटर्न चेंज होता है, ठीक है। जिस तरह आप लोगों को नॉर्मली तो पता होगा कि जब बच्चे के कान पर दर्द होता है तो वो रात को सो नहीं पाता है, ठीक है। तो दैट इज आल्सो द चेंजिंग इन स्लीप पैटर्न। इनके अलावा फ्लूइड लीकेज आ जाती है फ्रॉम द ईयर, बिकॉज फ्लूइड इज ऑलरेडी बेल्ट इन द मिडल ईयर, तो इनकी लीकेज भी आ जाएगी, आउटसाइड की तरफ भी आ जाती है। और नीचे जो हमारे साथ क्या होता है? पेरेंट्स के साथ ये कनेक्टेड होता है, तो वहाँ पर भी इनके साथ लीकेज आ सकती है। इनके अलावा जो क्या होता है? डिफिकल्टी आ जाएगी इन द स्पीकिंग, और इनके अलावा हियरिंग, इनमें भी डिफिकल्टी होगी। लेकिन याद रखिए यहाँ पर एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि हमारे साथ जो ईयर ड्रम होता है, बिकॉज ऑफ द फ्लूइड एक्युमुलेशन इट कैन आल्सो बर्स्ट ऑफ, ठीक है। ये बर्स्ट हो सकता है ईयर ड्रम, जो जिनको क्या कहा जाता है? ईयर ड्रम मीन्स जो आउटर ईयर का हिस्सा है, ठीक है। और वो क्या है? इनकी वजह से फ्लूइड की लीकेज भी आ सकती है, ठीक है। अच्छा, फिर इनके बाद लास्ट में हम इनकी ट्रीटमेंट पढ़ लेते हैं कि ओटाइटिस मीडिया को हम किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो याद रखिए 80% केसेस ओटाइटिस मीडिया के इस तरह होते हैं जो इट सेल्फ रिकवर हो जाते हैं, उनके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, विद इन 3 to 4 डेज वो कवर हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे साथ क्या हो, इनके अलावा परफोरेटेड ईयर ड्रम क्या होते हैं? ईयर ड्रम को सेकंड नेम क्या कहा जाता है? टेम्पेरिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है ना। तो परफोरेटेड ईयर ड्रम ये भी इटसेल्फ हील हो सकता है। और अगर हम कॉम्प्लिकेटेड केसेस को देखें, मींस ओटाइटिस मीडिया की अगर कॉम्प्लिकेशन आ जाती है तो हम पेशेंट को दे सकते हैं एंटीबायोटिक्स, और इनके अलावा पेन किलर। एंटीबायोटिक्स क्यों दे रहे होते हैं? बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ताकि वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन खत्म हो जाए। और पेन किलर क्यों दे रहे होते हैं? फॉर द पर्पस टू कंट्रोल फीवर। इनके अलावा डिफरेंट एजेस होते हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या लोअर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर उनके मुताबिक पढ़ेंगे।